बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing ionization constants of bases Kb. This topic is present on 233 page of your textbook. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जी हमें ये समझना है कि ब्रॉन्स्टेड पहला जो हेडिंग है वो ब्रॉन्स्टेड बेसिस का हेडिंग आप बना लेंगे। ब्रॉन्स्टेड बेसिस, तो ब्रॉन्स्टेड बेसिस की डेफिनेशन क्या है? विच आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, विच आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो बेटा जी जरा देखें कि इस ये एग्जांपल दी गई है अमोनिया। तो ये अमोनिया जो है ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये यहाँ से क्या कर सकती है? प्रोटॉन को यानी हाइड्रोजन आयन को, हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर जिसे हम प्रोटॉन ट्रांसफर भी कह देते हैं, तो वो इधर चला जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा, तो नतीजतन नाइट्रोजन लोन पेयर एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है? पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, अमोनियम आयन। क्या बन जाता है? अमोनियम आयन। हमने आपको चैप्टर 6 में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में समझा रखा है। और OH किस में तब्दील हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर वसूल करने के बाद हाइड्रोक्साइड। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर यानी प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया, पानी में से प्रोटॉन किसने एक्सेप्ट कर लिया? अमोनिया ने, अमोनिया के नाइट्रोजन ने। तो इसलिए ये कौन है? बी फॉर ब्रॉन्स्टेड बेस। बी कौन होता है? ब्रॉन्स्टेड बेस। इसी तरह से ये नीचे कार्बोनेट है, ऑक्सीजन के ऊपर देखें कार्बोनेट जो है ना वो उसका ये जो है वो लीनियर फार्मूला जो है वो ज्योमेट्रिकल फार्मूला मैं ड्रा किया है, ट्रायंगुलर प्लेन में ज्योमेट्री है। तो ये वाटर में से क्या कर सकता है? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो जिसके नतीजे में क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यही चीज मैं कर रहा हूं, क्या जी? प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर। तो उसके नतीजे में क्या हो जाएगा? खुद कार्बोनेट आयन जो है वो खुद किस में तब्दील हो गया है? बाइकार्बोनेट। 2 माइनस से किस में तब्दील हो गया है? 1 माइनस में। और साथ हाइड्रोक्साइड आयन। अब इसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं। तो अब बेटा जी अगला जो है वो पेज 234 पे अब आपको हम जो है ammonia and carbonate have acted as bases in above reactions. They have different abilities to accept the protons. लेकिन क्या वाटर में से प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एक जैसी एबिलिटी है? वो एक जैसी नहीं है। तो इसलिए वी कंपेयर द एबिलिटीज ऑफ ए बेस, डिफरेंट बेसिस की जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है यानी हाइड्रोक्साइड आयन पानी से पैदा करने की जो सलाहियत है वो मुख्तलिफ होती है। उसको हम किस से मेजर करते हैं? उसको हम मेजर करते हैं Kb से। किससे? Kb से। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस। Kb इज कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ए बेस एंड इज द क्वांटिटेटिव, ये इसकी डेफिनेशन है, एंड इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ये मकदार को मेजर करता है किसकी? स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस। अहम चीज क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस। जो बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसकी Kb की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी वो ज्यादा आसानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और ज्यादा आसानी से हाइड्रोक्साइड आयंस पैदा करता है, तो उसकी Kb की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। बेटा ये Kb की वैल्यू कैसे ड्राइव करते हैं? आइए आपको मैं इसकी डेरिवेशन सिखाता हूं। मिसाल के तौर पर फर्ज कर लें कि ये आपने एक अदद ब्रॉन्स्टेड बेस ले लिया है। क्या ले लिया है? ब्रॉन्स्टेड बेस। तो इसको आपने पानी में डाला है, तो ये पानी में से क्या करेगा? देखिए आगे किताब में H2O लिखा हुआ है, मैंने H2O की बजाय उसको कुछ लिख लिया है HOH ताकि आसानी से आपको समझा सकूं। तो ये प्रोटॉन खुद एक्सेप्ट कर लेगा और ये बॉन्ड जो है वाटर का जो है ये बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के नतीजे में BH प्लस G और हाइड्रोक्साइड आयंस पैदा हो जाएंगे। तो इस तरह से एक रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अब ब्रॉन्स्टेड बेस जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हमने लिया है। तो बेटा ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो है कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डिवाइड बाय इनटू कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। आगे किताब में H2O लिखा है, मैंने HOH लिख दिया सिर्फ समझाने की खातिर। तो बेटा जी अब हमें पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, क्योंकि
it is present in reason B, it is present in large excess, it is present in large excess। तो फिर बेटा जी हम क्या करेंगे, केसी को मल्टीप्लाई कर देंगे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से, तो हमारे पास एक और कांस्टेंट हासिल होता है जिसे हम केबी कहते हैं। तो ऊपर वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या बन गया, केबी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ BH प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। नीचे सिर्फ अब क्या रह गया, बेस रह गया, क्योंकि हमने वाटर को तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये बड़ा जी एक्सप्रेशन, ठीक है ना जी। तो ये एक्सप्रेशन जो है इसको हम क्या कह देते हैं कि ये केबी वैल्यू ऑफ ए बेस इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द जो है स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस। जितना बेस स्ट्रॉन्गर होगा हाइड्रोक्साइड आयंस उतने ज्यादा वो पैदा करेगा। तो केबी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस के। देखें जो है ये तो वो बेस है जो कि आमतौर पर ये ना हम वो कहते हैं जो वो ये बेस की वो कंसंट्रेशन है जो हमने इनिशियली टेकन ली है अगर बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो। अगर बेस क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट जी। तो बेटा जी कुछ टेबल में आपको दी गई हैं। आप देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी केबी की वैल्यू वेरी हाई है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यूएच की वेरी हाई स्ट्रॉन्ग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हाई स्ट्रॉन्ग, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू जो है वो 1.81, तो इसको 10⁻⁵ वीक। जिनकी 10⁻⁴, 10⁻⁻10 यानी 10⁻³ से जिनकी स्मॉलर होंगी वो सारे के सारे वीक होंगे, और 10⁻⁻10 वाला तो वेरी वीक करार दे दिया गया है एनिलीन जो है। तो अब बेटा जी अगला टॉपिक जो है वो हमारा शुरू हो जाता है। अगला टॉपिक जो है वो pKa एंड pKb। तो पहले बेटा जी समझ लें pKa और pKb जो है मोर देखें it is very easy for us to convenient to express the Ka value and Kb values into pKa and pKb, क्योंकि Ka और Kb की वैल्यूज जो होती हैं वो 10 पावर में होती हैं, लेकिन जब हम उनको pK या pKb में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर वो बगैर 10 पावर की होती हैं, तो लिखना भी आसान बोलना भी आसान। तो इसलिए ये पहले तो इनका जो है ना वो आपको मोर कन्वीनियंट, ठीक है ना जी। तो स्मॉल नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। तो डेफिनेशन pKa की डेफिनेशन क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। इसी तरह से इसको मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन बना दिया है, ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है जी। व्हाट इज pK, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, ठीक है जी, ये डेफिनेशन। और ये उसका मैथमेटिकल इक्वेशन pKb का लिखना देख ले कैसे है, pKb जो है नेगेटिव लॉग ऑफ Kb और मैथमेटिकल इक्वेशन। एप्लीकेशंस बेटा जी हम जो है किसी भी एसिड्स या बेसेस की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं किससे, pK और pKb की वैल्यू से। अगर स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रॉन्ग डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pK वैल्यू, ठीक है ना जी। देखिए अगर किसी एसिड की pK की वैल्यू जो है वो स्मॉलर है तो समझ लें वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर pK की वैल्यू जो है वो लार्ज है तो समझ लें वो एक वीक एसिड है, ठीक है। सेम इज फॉर द बेस, स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो है इट्स pKb वैल्यू। pKb वैल्यू स्मॉल है तो समझ लें स्ट्रॉन्ग बेस, pKb वैल्यू स्मॉल है तो इस तरह से। कंपैरिजन ऑफ टू एसिड्स, तो जरा देखिए इस कंपैरिजन को फर्ज कर ले कि मैं आपके लिए एक एसिड 1 ले रहा हूं और एक एसिड 2 ले रहा हूं, ठीक हो गया ना जी। तो एसिड 1 जो है उसकी pKa की वैल्यू जो है ना वो फर्ज कर ले कि एक जो है वो एसिड 1 की pKa की वैल्यू 1 है और एसिड 2 जो है उसके pKa की वैल्यू कितनी है, 2 है। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे क्या है, क्या जी कि विच एसिड इज स्ट्रॉन्गर, विच एसिड इज स्ट्रॉन्गर, शाबाश बताए। तो बेटा जी ये मैंने इधर आपको बना के दिए हैं, जिस pKa की वैल्यू स्मॉल होगी वो एसिड क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एसिड 1 की pKa की वैल्यू स्मॉल है तो आपका आंसर क्या होगा, एसिड 1 इज स्ट्रॉन्गर देन एसिड 2, एसिड 1 इज स्ट्रॉन्गर देन एसिड 2, ठीक हो गया ना जी। एक सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच एसिड 1 इज स्ट्रॉन्गर देन
एसिड 2 से वो कितना स्ट्रॉन्गर है। तो बेटा जी आपने क्या करना है, डिफरेंस निकाल लें, डिफरेंस ऑफ pKa, डिफरेंस निकाल लें। 2 माइनस 1 आपके पास 1 आ गया, और इस डिफरेंस का क्या कर ले, 10 पावर कर दे इसको, ठीक है जी, 10 पावर 1 कर देना है। क्या कर देना है, 10 पावर 1, क्योंकि हमने नेगेटिव लॉग लिया था। तो इट मींस अब यहां से आप क्या कह सकते हैं, एसिड 1 इज 10 पावर 1 किसके बराबर होता है, 10 के। एसिड 1 इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन एसिड 2। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको जो है वो और आसानी से समझ आए। मिसाल के तौर पर एसिड 1 की वैल्यू हमने 2 जो है वो 3 कर दी है, और एसिड 2 की वैल्यू हमने जो है ना वो 5 कर दी है। ठीक हो गया ना जी। तो फिर एक दफा जो है वो विच एसिड इज स्ट्रॉन्गर, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर है 5 में से, फिर जिसकी पीके की वैल्यू स्मॉलर है वो ये। तो एक दफा फिर आपका सवाल का जवाब यही रहा। लेकिन हाउ मच एसिड 1 इज स्ट्रॉन्गर, कितना स्ट्रॉन्गर है एसिड 2 से। तो बेटा जी अब आपका डिफरेंस क्या, 5 में से 3 निकाल दें, तो डिफरेंस क्या आ गया 2, 10 का पावर 2 कर दे तो क्या आ जाएगा 100। तो अब कहेंगे कि एसिड 1 इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन एसिड 2। ये बेटा जी आपका टॉपिक है। तो अब अगले पेज पे आ जाइए, जो है ना लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस कंसेप्ट, ये आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया है स्मार्ट सिलेबस में। तो हम चलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो सबसे पहले बेटा एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं जी। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं ताकि आप आसानी से समझ लें। जो है पेज 236 पे देखें, मिसाल के तौर पर जो है आपने सोडियम क्लोराइड जो है सॉलिड लिया और उसको पानी में डाल दिया है, एक्वस मीडियम में डाला। तो पानी में डलते हुए सॉलिड के अंदर सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस मौजूद हैं, जो कि एक दूसरे के साथ इस तरह से बेटा जी जुड़े हुए हैं। आ रहा है, आपको मैंने चैप्टर 4 में ये चीजें सिखाई हुई है। इस तरह से छोटा जो सर्कल है वो सोडियम आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बड़ा सर्कल है वो किसको, क्लोराइड आयन को। तो क्या होगा, पानी में डिसॉल्व होकर जो है सोडियम आयंस क्लोराइड आयन से अलग हो जाएंगे। ठीक हो गया ना जी। और टाइम 0 सेकंड्स पे, मिसाल के तौर पर टाइम 0 सेकंड्स पे आपने इसके ए मोल ले लिए, इसके क्या थे 0, इसके 0। टाइम इक्विलिब्रियम पे a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने a माइनस एक्स क्या कर दिया, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो कौन है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके मतलब हम ये समझ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पर जाते जाते वो सारे का सारा आयोनाइज कर जाएगा। पहला स्टेप क्या है, आयोनाइजेशन का। दूसरा स्टेप क्या होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन या प्रेसिपिटेशन का। रिक्रिस्टलाइजेशन यानी फॉरवर्ड स्टेप आयोनाइजेशन का, जिसमें वो आयंस में टूट रहा है, और जो बैकवर्ड स्टेप है वो रिक्रिस्टलाइजेशन का, जिसमें आयंस दोबारा मिलकर सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम पर मैंने ये कर दिया है कि a माइनस एक्स को, इधर तो मतलब एक्स एक्स हो गया ना जी, a क्या हो गया, एक्स एक्स हो गया, लेकिन इसको मैंने a माइनस एक्स को अप्रोक्सीमेटली 0 क्यों कर दिया है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड कौन है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इक्विलिब्रियम पर ये सारा का सारा टूट जाएगा, और इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी होगा। ठीक हो गया ना जी। अब आप क्या करते हैं, इसी सॉल्यूशन के अंदर देखें, ये सॉल्यूशन है, इसमें सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस आयोनाइज्ड फॉर्म में मौजूद है। ठीक हो गया ना जी। आपने अब इसमें से क्या कर दिया है, HCl को डाल दिया। तो जैसे ही आप HCl डालेंगे तो भाई यार HCl भी क्या करेगा, HCl गैस को मिसाल के तौर पर गुजारा हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयंस, वो भी पानी में जाके क्या हो जाएगा, आयोनाइज। तो आपने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं कर दिया। देखिए तो जरा, आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा नहीं दी, तो लीच एट लेयर प्रिंसिपल के मुताबिक जो है ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन जो कि जिसका इक्विलिब्रियम पोजीशन इक्विलिब्रियम पर था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दोबारा से इक्विलिब्रियम में आने के लिए जो आपने चेंज लगाई है, एक्स्ट्रा क्लोराइड आयंस जो ऐड किए हैं उनको कम किया जाएगा, उनकी मकदार को क्या किया जाएगा, क्लोराइड आयंस आर डिक्रीज्ड,
उनको डिक्रीज किया जाएगा। वो कैसे डिक्रीज होगी? रिवर्स रिएक्शन से। तो सोडियम क्लोराइड की आयनाइजेशन क्या हो जाएगी? स्टॉप्ड हो जाएगी। आयनाइजेशन क्या हो जाएगी? स्टॉप्ड हो जाएगी। तो बेटा जी सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन नोट कीजिएगा, पेज 236 में मैं रीडिंग कर रहा हूं। सप्रेशन ऑफ यानी स्टॉप ऑफ आयनाइजेशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है बाय एडिंग ए कॉमन आयन, एक कॉमन आयन डालते हुए। ये क्लोराइड क्या हमने डाल दिया? कॉमन आयन डाल दिया था इसके अंदर। तो कॉमन आयन ने जो है वो क्या कर दिया? सोडियम क्लोराइड की आयनाइजेशन को सप्रेस कर दिया, स्टॉप कर दिया। दी जी एडिंग ए कॉमन आयन फ्रॉम द आउटसाइड इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। वी आर, बेटा ये एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन कर दी है। वी आर फेमिलियर विद द प्यूरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय पासिंग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थ्रू ब्राइन, सैचुरेटेड ब्राइन। सैचुरेटेड ब्राइन किसे कहते हैं? सैचुरेटेड ब्राइन किसे कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। इन वाटर जी। तो सोडियम क्लोराइड इज फुली आयनाइज्ड इन सॉल्यूशन क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इक्विलिब्रियम कॉन्स एक्सप्रेशन वो भी लिखा गया, तो वह किताब में है। तो जारी बात है अगर आप क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो प्रोड की रेशो, प्रोड ज्यादा हो जाएंगे तो ये रेशो जो है वो बढ़ जाएगी केसी से। तो रेशो को दोबारा से इक्विलिब्रियम होने के लिए क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। ऑन पासिंग HCl गैस कंसंट्रेटेड क्लोराइड आयन इज इंक्रीज्ड। अब क्लोराइड को गुजारा, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई तो जो है देयरफॉर NaCl क्रिस्टलाइज आउट। तो NaCl की क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया ना? टू मेंटेन द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। डेफिनेशन बेटा जी अब आपकी किताब में, द एडिशन ऑफ ए कॉमन आयन टू द सॉल्यूशन ऑफ ए लेस सॉल्युबल साल्ट जो है suppresses its ionization, रोक देता है उसकी आयनाइजेशन को, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ अनआयनाइज्ड स्पीशीज इंक्रीजेस। और अनआयनाइज्ड स्पीशी की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है। दिस विच मे कम आउट एज ए प्रेसिपिटेट्स यानी क्रिस्टल्स की सूरत में, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स की सूरत में बाहर आ जाता है। तो मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। इसकी पोटेशियम क्लोराइड की एग्जांपल को देखिएगा। KClO3 जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आप इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ClO3 1- आयन ये बन गए। ये सॉलिड है, ये एक्वस, सॉलिड, एक्वस, एक्वस। अब आप इसमें KCl डाल देते हैं, ठीक है ना जी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो पोटेशियम आयंस और क्लोराइड आयंस ये क्या बन गया? कॉमन आयन। ठीक हो गया ना जी? तो ये पोटेशियम क्या बन गए? कॉमन आयन। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि इस स्टेप को स्टॉप कर दिया जाएगा और रिवर्स स्टेप को जो है वो क्या कर दिया जाएगा? फेवर किया जाएगा। तो रिवर्स स्टेप कौन सा स्टॉप हो रहा है? आयोनाइजेशन वाला स्टॉप हो रहा है और रिक्रिस्टलाइजेशन वाला या प्रेसिपिटेशन वाला प्रमोट हो रहा है जी। तो बेटा जी Yeah, the solubility less soluble in water is suppressed by addition of more soluble salt potassium chloride by common effect. Potassium is common ion. Ionization of KClO3 is suppressed. इसके ionization को stop कर दिया गया, ठीक है ना जी। तो and it's settled down as precipitates. तो नंबर 2 एग्जाम्पल बेटा जी क्या जी? सेकंड ग्रुप रिएजेंट। दूसरे का हेडिंग आप क्या बनाएंगे? सेकंड ग्रुप रिएजेंट ऑफ बेसिक रेडिकल्स इन साल्ट एनालिसिस। तो देखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसको बड़ा कि हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, ये गैस होती है। तो हाइड्रोजन आयंस और सल्फाइड आयंस जो है वो पैदा होते हैं। एक्वस ये गैस है और एक्वस। लेकिन जब इसी मीडियम के अंदर हम HCl गैस को गुजारते हैं तो हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयंस, तो हाइड्रोजन आयंस ये हाइड्रोजन क्या बन गए? कॉमन आयन। इफेक्ट किसके ऊपर आना है? फॉरवर्ड स्टेप। ये आयोनाइजेशन जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो ये क्या होगा? कॉमन आयन का इफेक्ट। ठीक हो गया ना जी? तो बेटा जी H2S becomes less dissociated, थोड़ा टूटेगा इन एसिडिक सॉल्यूशन। इन दिस वे लो कंसंट्रेशन ऑफ, बहुत थोड़ी मकदार में सल्फाइड आयंस रह जाएंगे। दिस लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस हेल्प्स टू प्रेसिपिटेट द रेडिकल्स ऑफ सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स ड्यूरिंग साल्ट एनालिसिस। सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स में है बेटा जी। एडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तीसरा क्या हेडिंग आप यही बनाएंगे?
देखें सिर्फ मैंने क्या करना है, इधर तीसरा पॉइंट लिख दिया और हेडिंग अब क्या कर दिया, थर्ड ग्रुप रिएजेंट ऑफ बेसिक रेडिकल्स इन साल्ट एनालिसिस, ये तीसरी। बाकी वही बड़े अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। जरा देखें, पहले हमने अमोनियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व किया जी, और अमोनियम आइंस और क्लोराइड आइंस जो है वो पैदा हो गए। फिर हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व किया तो अमोनियम आइंस क्या बन गए, कॉमन आयन बन गए। ठीक हो गया ना जी। तो ये कॉमन आयन बन गए तो इसको क्या मिल जाएगा, स्टॉप। तो क्लोराइड आयंस की मकदार क्या होगी, स्मॉल होगी। क्या होगी, स्मॉल होगी। किसमें, बेसिक मीडियम में। तो ये स्मॉल क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन बेसिक मीडियम जो है ये ग्रुप रिएजेंट का काम करते हैं टू डिसॉल्व द रेडिकल बेसिक रेडिकल्स ऑफ थर्ड ग्रुप इन साल्ट एनालिसिस। तो इसलिए अब इसको, ये ग्रुप रिएजेंट है, ये ग्रुप रिएजेंट है। ठीक होगा नहीं, ग्रुप रिएजेंट, थर्ड ग्रुप रिएजेंट। इसी तरह से पिछली वाली एग्जांपल में H2 प्लस HCl क्या थे, ये ग्रुप रिएजेंट है, सेकंड ग्रुप रिएजेंट इन साल्ट एनालिसिस। ठीक हो गया बेटा जी। तो चौथी एप्लीकेशन बेटा जी नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या जी, कॉमन इफेक्ट फाइंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड प्रिपरेशन ऑफ बफर्स। तो बफर्स के ऊपर अगले लेक्चर में बात करेंगे। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासर हो, आमीन, शुक्रिया।